हेलो हेलो चेक 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 साथियों, आप सभी का स्वागत है। कल महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता, विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ मुझ पर आरोप लगाए थे और उसका कल ही मैंने खुलासा किया, लेकिन कुछ अधिक जानकारी मैं देना चाहता हूं। जो देवेंद्र जी ने कहा कि आपके मंत्री रहते हुए सलीम पटेल के बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं। 2005 में मैं मंत्री पद पे नहीं था। एक आर पाटिल जी के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये सवाल आपने खड़ा किया। हमने मुनीरा से संपत्ति लेने के बाद सलीम पटेल की वो वीडियो वायरल हुई थी और सलीम पटेल ने उन सारे अखबार और चैनलों पे जिन लोगों ने दाऊद से उसका कनेक्शन बताया था उन पर डिफेमेशन सूट फाइल किया था। और 5 महीने पहले मैंने जानकारी ली, सलीम पटेल का देहांत हो गया और सलीम पटेल ये मुनीरा का पावर ऑफ अटर्नी था। सरदार वली खान के बारे में उन्होंने कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम से आपने कोई लेन देन किया है। 2005 में वो कन्विक्टेड नहीं था। जो वॉचमैन वहां पे था उनका लड़का था। 300 मीटर पे 7/12 पे उसने अपना नाम चढ़ा लिया था रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई कागज, वो हमने उनको पैसा दिया था, ये सच्चाई है। लेकिन देवेंद्र जी ने हमें जो लड़ाई में लड़ रहा था या लड़ रहा हूं, जो एनसीबी में निर्दोष लोगों को फंसाने का, हजारों करोड़ की उगाही करने का, कहीं न कहीं देवेंद्र जी उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ डाइवर्ट करने का नहीं, उस अधिकारी को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र जी के उस अधिकारी के पुराने संबंध हैं। 2008 में कोई अधिकारी नौकरी पे आता है और 14 साल से मुंबई शहर छोड़ता नहीं, इसके पीछे क्या राज है? देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग, जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति जो नागपुर का कुख्यात गुंडा है, जिसपे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं, जो आपका राजनीतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादव नहा के पवित्र हो गया था? आपने हैदर आजम नाम के एक आपके नेता को मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है,
जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की। 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए। बंगाल पुलिस ने भेजा कि ये जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी कागजात है, ये फर्जी है। और मलाड पुलिस स्टेशन जब मुकदमा दर्ज कर रही थी तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन करके आपने वो मामला दबाने का काम किया कि नहीं? क्या आपके इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों के जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? जमीन मालिकों को पकड़ के लाते थे और सारी जमीनें अपने नाम पे लिखा ली जाती थी, ये सच है कि नहीं? क्या आपके कार्यकाल में विदेश से लोगों को फोन आते थे, कुखायत गुंडे फोन करते थे और पुलिस वाले मामला सेटल कर देते थे कि नहीं? लेकिन सबसे गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं देवेंद्र जी आप पे कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। जब नोटबंदी हो गई, पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे। मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे। लेकिन आठ अक्टूबर 2017 तक, लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। 14 करोड़ 56 लाख रुपए बीकेसी में। 8 अक्टूबर 2017। साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। 8 अक्टूबर के छापेमारी में 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए। मुंबई में एक गिरफ्तारी हुई, पूना में एक जो गिरफ्तारी हुई इमरान आलम शेख, पूना में गिरफ्तारी हुई रियाज शेख, और एक नई मुंबई में भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपये बताकर मामला दबाया गया। 8,80,000 बताकर मामला दबाया गया। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले,
मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है, मामला एनआईए को नहीं दिया जाता, नोट कहां से आ रही थी उसके अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। कहानी बनाई गई कि वो तो कांग्रेस का नेता है, इस शहर में कभी भी वो कांग्रेस का नेता नहीं रहा। खेल था कि पकड़ा जाए तो कांग्रेस पे बिल फाड़ दो। और जो आलम शेख था, इमरान आलम शेख, ये माइनॉरिटी कमीशन 6 महीने के बाद जिसको हाजी अरफात शेख को चेयरमैन बनाया गया, उसका ये छोटा भाई हाजी अरफात शेख, जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, कुखायत गुंडे को, बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है, और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? उनतीस अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इश्यू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज तो इतना बता रहा हूं, आगे और बहुत सारी काली करतूतें देवेंद्र जी के हैं, मैं लोगों के सामने रखूंगा।
तो इसमें देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन कैसे इसका? रियाज भाटी उनके साथ क्यों घूमता है? 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आरोपी एयरपोर्ट पर डिटेन हो जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वीआईपी के पास कैसे बन जाते हैं? जाली नोट का नेक्सस चलता है, जमानत हो जाती है, पैसे कहां से आए, कहां से, उसका क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया जाता? क्या हैदर आजम की बीवी का बांग्लादेश का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज है कि नहीं? क्या मुन्ना यादव ये खुखायत गुंडा है कि नहीं? हम तो सवाल देवेंद्र जी से पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप दें। अगर ये झूठ है तो बताएं कि नवाब मलिक मुन्ना यादव के बारे में झूठ बोल रहा है। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल आपकी अलायंस वाली सरकार है, होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास में है, तो आप रियाज भाटी फरार है, मुन्ना यादव पे मुकदमे हैं, मामला डीआरआई का है। जो एजेंसियां केंद्र की काम से हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसको फिर से देखो कि जाली नोट का नेक्सस पाकिस्तान से कैसे लिंक है, ये भी देखना पड़ेगा। पार्टी का केस अंडरवर्ल्ड से संबंध मामले में पाकिस्तान का कोई लिंक जिसका आप आरोप लगा रहे हैं कि मामला रफा दफा किया गया? जब 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए, जाली नोट का मामला था, तो क्या ऐसा हो गया कि तुरंत, क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी? पकड़ा था उसके भाई को आपने अल्प सुनाया, और ये योगा कि उस समय भी उस केस का जो इंचार्ज था वो भी समीर दाऊद वानखेड़े ही था। केस का जी, ते डीआरआई मध्ये ही केस झाली होती। ये मामला डीआरआई में हुआ था, और मैं आपको बता दूं कि जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 17 को हुई, और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी डीआरआई ने की थी, और केस को हल्का करने के लिए के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2 एसआईटी जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। रियाज भाटी पीएम तक कैसे पहुंचा? ये मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसियां, केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियां उस व्यक्ति का पूरा स्क्रूटनी करती हैं। अगर जिसके ऊपर लगातार दाऊद इब्राहिम के संपर्क के मामले रहे हों और वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी था जिसके कारण उस कार्यक्रम के भीतर तक वो गया। दाऊद इब्राहिम का आदमी रियाज भाटी है, आज फरार है। थाना में जितनी उगाही हो रही थी उसका भी वो कहीं ना कहीं एक उगाही के कार्यक्रम का हिस्सा था। बहुत सारे मुकदमे खुले हैं जिसमें रियाज भाटी आज फरार है। हमारे साथ कोई फोटो नहीं, जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो है। सर, परदेशातून काही फोन येत होते तुमचं असं म्हणणं आहे, आणि पोलीस त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करत होते, पोलीस कोण मध्यस्थी करत होते? नाही, त्याच्या बाबतीत काही तपास सुरू आहे, त्याच्यावर मी भाष्य करू इच्छित नाही। सर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ठीक है, पर एंड की काउंटरफीट वाला डीआरआई के पास है, बट फिर भी तो सेट की होम मिनिस्ट्री आप ही के पास में है, अगर आपकी पार्टी के पास में है,
स्टिल आप लोग कोई इंक्वायरी जो एलिगेशन देवेंद्र फडणवीस पे लगा रहे हैं एटलीस्ट स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी तक जो कोण येत होते तुमचं असं म्हणणं आहे आणि पोलीस त्याच्यामध्ये मध्यस्थी करत होतं समजू शकेल का ते पोलीस कोण मध्ये नाही, त्याच्या बाबतीत काही तपास सुरू आहे, त्याच्यावर मी भाष्य करू इच्छित नाही. सर देखिए रेस्पॉन्स तक ठीक है पर एंड आई राइटली सेड कि काउंटर फीट वाला डीआरआई के पास है बट फिर भी एज आई अर्लियर आल्सो सेड कि होम मिनिस्ट्री आप ही के पास में है अगर आपकी पार्टी के पास में है स्टिल आप लोग कोई इंक्वायरी जो एलिगेशन देवेंद्र फडणवीस पे लगा रहे हैं एटलीस्ट स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी तक जो लिमिटेड है वो वाला पार्ट आप लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं राइट. तो आर यू गोइंग टू राइट टू योर ओन द होम मिनिस्टर हु इज फ्रॉम योर ठीक है, मैं अगर इस तरह से चीजें करूंगा तो लोग कहेंगे कि नवाब मलिक लोगों को फंसा रहा है. सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बता रहे हैं, देखते हैं कितनी ईमानदारी से चीजें फिर शुरू होती है. रियाज भाटी को लेके देखते हैं क्या सफाई आती है. सर रियाज भाटी को पॉलिटिकल लॉबीज बताया जा रहा है और लगभग सारी पार्टियों के नेताओं के साथ उसकी फोटोज लाइव सारे ग्रुप में शेयर की जा रही है आपकी पीसी के पैरेलल. तो नहीं, देखिए ऐसा है, रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है ये सवाल नहीं है. सवाल ये है कि 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई एयरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है. लेकिन आप लोगों का नेक्स्ट सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे एक्सेस मिल जाती है. तस्वीरें किसी की शादी में किसने उतार ली, मैं ये नहीं कहना चाहता. किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरें, ये आरोप मेरा नहीं. मेरा आरोप है कि 2 पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुख्यात गुंडा. 2 दिन में जमानत हो गई. जमानत तो अदालत से हुई होगी. एक कुख्यात गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो वीआईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा. पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था. मी फोटोच्या बाबतीत आरोप लावत नाही. बोगस पासपोर्टच्या जो केस आहे 2 दिवसात कसा त्याला सोडण्यात आला. पंतप्रधान यांच्यासोबत स्कूटनी केल्याशिवाय कुणाला जाण्याची परवानगी नसते. हे त्यांना ॲक्सेस देण्यामागे कोण होतं हे माझे प्रश्न आहे. सर ज्या मामला हुआ है नाही, फोटोवर मी कधी आरोप लावत नाही. माझ्यासोबत पण कोणी येईल, फोटो काढून जाईल. सार्वजनिक जीवनात लोकांच्यावर फोटो लोक काढताय. मुन्ना यादव हे शासकीय समितीवर अध्यक्ष होते की नाही. हाजी अरफात मायनॉरिटी कमिशनचा चेअरमॅन होता की नाही. आजम हैदर हे मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन होते की नाही. एका पदावर नेमणूक करत असताना पोलिसांकडून रिपोर्ट मागवण्यात येते की नाही. हे सगळं असताना त्यांना संरक्षण देण्यासाठी, इनाम देण्यासाठी या तिघांना बोर्ड आणि कमिशनचा चेअरमॅन करण्यात आला होता. सर याबद्दल मामला हुआ है. हे जे नोटा आहेत, जाली नोटा आहेत त्या दाबल्या गेल्या त्यावेळेस भारतीय जनता पार्टीबरोबर शिवसेना सत्तेमध्ये. तर ज्या पद्धतीनं देवेंद्र फडणवीसला हे सगळं माहिती होतं त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांना माहिती होतं का, तुम्हाला माहिती आहे का? मला माहीत नाही. त्यांना नंतर पक्षांतर करून अल्पसंख्याक आयोगाचा अध्यक्ष करण्यात आला. म्हणजे हे लोक यांच्यासाठी काम करत होते हे याच्यातून निश्चित होते. और सर जिस प्रकार से कुछ ड्रग्स मामला हुआ है, क्या ये प्रतीत होता है कि ये वसूली ड्रग्स मामला था, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट जो सामने आए और लोगों के केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के, इसमें चैट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले से टारगेट दिए गए थे, कुछ चेहरे पहले से दिए गए थे और उनको पहले से निशाना साधना था. तो क्या ये वसूली ड्रग रेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इस मामले? देखिए 13 लोगों को चिन्हित किया गया. जो 3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया. एक क्रूज पे छापेमारी हुई. 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई. सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी. लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोसावी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे. हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है. व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फोटो बांटे गए थे, उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है. अगर रेड
शिप पे डाली गई तो क्रूज को बिना परमिशन सेल करने की परमिशन क्यों दी गई? उस क्रूज में पूरी तरह से तलाशी क्यों नहीं ली गई? क्यों टर्मिनस से ही लोगों को डिटेन कर लिया गया? क्यों आर्यन खान को किसके कहने पे वहाँ तक लाया गया? आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है, अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूँ कि डरो मत, आप विक्टिम हैं, आप गुनहगार नहीं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह का वही का काम चलते रहेगा। समीर वानखेड़े के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो एनसीबी की विजिलेंस टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। यूजुअली पीपल गो फॉर अ सेंट्रल एजेंसी विच इज मतलब जो कि मेन एजेंसी का पार्ट नहीं हुई, आदमी एनसीबी का ही ऑफिसर है और एनसीबी ही इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ आस्किंग फॉर अनदर एजेंसी प्रोबिंग दिस? क्योंकि मुंबई पुलिस की ऐसी मैं फिर बोल रहा हूँ कि 26 मामलों को हमने पत्र लिखा है कि ये जाली मामले हैं। एनसीबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भीतर भी जांच करने का उनका अधिकार है, काम है। लेकिन अगर इस शहर में किडनैप करके उगाही का काम चल रहा हो, लगातार मुंबई पुलिस को कंप्लेंट मिल रही है, तो पैरेलली 4 अधिकारियों की कमेटी उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो सच्चाई होगी वही लॉजिकल एंड तक जाएगा। पिछले सरकार में क्या हुआ है के लिए बाहर से फोन आता था? फडणवीस ने कल जब आरोप किया है, ये जो मामला है इसको इनकम टैक्स की रोक कर सकती है और इसमें अंडरवर्ल्ड है, एनआईए कर सकती है और मैं पवार साहब को बात भी भाई आज जो आपने आरोप लगाए आपको क्या लगता है कि ये जो आपने गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार के आपने आज जो आरोप लगाए हैं? देखिए, ऐसा जो मैंने कहा है वो सारी चीज़ों को निश्चित रूप से जब मैं कुछ कहता हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गृह विभाग को इसकी जानकारी दूं। निश्चित रूप से मैं गृह विभाग को जानकारी दूंगा। देवेंद्र जी ये बोल रहे हैं कि आपको सीबीआई पीछे लगेगी, कुछ ट्विटर में लिख रहे हैं कि नवाब मलिक आपका जेल इंतज़ार कर रहा है। अगर गुनाह किया होगा तो हम जेल जाएंगे, लेकिन पाउडर के पैसे से अगर एल्बम बनता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सर, ज्या पद्धतीने तुम्ही आता पावडरच्या भाषेने अल्बम म्हटलंय बोललाय, देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांनी आपल्यावर टीका केली. त्यांनी असं म्हटलंय ट्विटरमध्ये की नवाब मलिक फक्त पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि विषय डायव्हर्ट करतायत. नवाब मलिक यांना त्यांच्या जावयाला आणि काळ्या संपत्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न. चोर मचाए शोर यांच्या काळ्या संपत्ती काढायची जर वेळ आली तर ते पण आज नाही उद्या काढू. वर्लीमध्ये 200-200 कोटी रुपयाचे फ्लॅट कोणाच्या नावाने आहे, ते सगळं जे बेनामी संपत्ति हा विषय नहीं, नंतर का। नहीं देखिए ऐसा है, मैं महिलाओं के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। महिलाएं अपना काम करती हैं, मुझ पे कितनी भी उंगली उठाए मैं किसी महिला को जवाब देना नहीं चाहता। मेरे दामाद का क्या मामला है, एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने बेल ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा है। काला पैसे का मुझ पे आरोप लगा रही है। काला पैसे का बेनामी संपत्ति की ही बात है तो किस लोग आदमी के नाम पे 200 करोड़ का फ्लैट है, बीकेसी में कौन फ्लैट लेकर किसके नाम पे रह रहा है। काला धन बेनामी संपत्ति का ही अगर शौक है, ठीक है शुरू करिए। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं कि आपका ईडी, सीबीआई, एनआईए जो भी मेरी जांच करानी है कराइए, लेकिन जो कागज मैं दूंगा उसकी भी जांच होगी, ये भी मुझे वो आश्वासन दें। सरकार के कार्यकाल में जो कुछ निर्णय लिए गए थे फडणवीस सरकार से वक्त, क्या उसकी जांच फिलहाल? देखिए वो सरकार, मैं आज सरकार की तरफ से प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ। मेरी लड़ाई
नाइंसाफ़ी, लोगों को बेगुनाहों को जेल में डालना, उगाही का मामला, इसको लेके सरकारी बात आगे करेंगे। धन्यवाद। सर, या चित्रपटात तुम्ही हिरो आहात कारण तुम्ही एकटेच लढत आहात असं सुद्धा बोललं जात आहे, पण विलन नेमके किती आहे? विलन तर आता चंडाल चौकडी आहे, ते चंडाल चौकडीच्या विरोधात मी लढतोय। आपने कहा था कि 5 से उगाही के लिए फोन आते थे, थाने में उगाही होती थी, रियाज वाटिंग से इन्वॉल्व था, किसका फोन आता था? नहीं, देखिए अभी आज कुछ जांच चल रही है। अगर सारी चीज़ें मैं कहूँगा तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि मंत्री बोल रहा था और ये प्रेजुडिस होकर हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें अगर पुलिस विभाग में जांच के दायरे में है तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। तो 7 वर्ष होता प्रोबेशन पिरियड, नाही 7 वर्ष होता ठीक आहे, नंतरचे 7 वर्ष हे म्हणजे का 7 वर्षावर माझा आक्षेप नाही आहे, पण आता नंतरचे 7 वर्ष या मुंबईत कसं आहे त्याच्यावर आक्षेप आहे। देखिए मेरे खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई है, अलग अलग फोरम पे जाके मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को इस देश में शिकायत करने का अधिकार है। कोई कहता है कि नवाब मलिक पे एट्रोसिटी लगा दो, मैंने कोई ऐसे बात आपत्तिजनक नहीं की कि किसी की जाति को लेके आपत्तिजनक मैंने बात की हो। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़े का सवाल हमने उठाया। हमने जो बातें की उसको लेके बहुत सारी जांच आगे बढ़ रही है। लोग मुझे बोलने पे रोक लगे, इस तरह से हाईकोर्ट में PIL भी फाइल हुआ था। फिर कुछ परिवार के लोग गए, इंटरिम रिलीफ मांगी कि इन्हें बोलने पे रोक लगाया जाए। उसका जवाब दाखिल करने के लिए वहाँ हाईकोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट में हमने अपना हल्फनामा दायर कर दिया है। आज शायद उस पर सुनवाई होगी। कोई क्रिमिनल प्रोसिजर चला रहा है तो ये न्यायालयीन लढाई है, निश्चित रूप से हम लढेंगे। सर, ज्या पद्धतीनं हे आता आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत, केस एका साईडला आहे ड्रग्स प्रकरणाची आणि त्याची चौकशी एजन्सीज करत आहेत, आता हे वैयक्तिक पातळीवर उतरलं असं मला हे वाटतं? अजिबात वैयक्तिक पातळीवर जात नाही। मी सुरुवातीपासून बोलतो, रविवारी पण बोललं होतं की ही लढाई अन्यायाच्या विरोधात आहे। मी या अन्यायाच्या विरोधात लढत असताना जे लोक निष्पाप लोकांना गुंतवत आहे, जी लोक खंडणी वसूल करत आहे, त्यांच्या पाठराखण करू नये। मी मागच्या रविवारी हे आवाहन केलं होतं, तरी त्यांना वाचवण्यासाठी लोक समोर येत असतील तो मंग मला बोलावं लगता है। ये हाइड्रोजन बम था, ये हाइड्रोजन बम अभी बचा है। कुछ बहुत सारे बम हैं, लड़ाई कैसे आगे जाती देखेंगे, कुछ विधानसभा में भी फोड़ेंगे। धन्यवाद। नवाब मलिकांची पत्रकार परिषद आणि त्यामध्ये काल देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत नवाब मलिकांचे अंडरवर्ल्डशी कसे संबंध आहेत हे दाखवून दिलं आणि आजच्या पत्रकार परिषदेत नवाब मलिकांनी भाजपचे आणि देवेंद्र फडणवीसांचे कुठे काय कसे संबंध आहेत हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला। रियाज भाटी ही व्यक्ती कोण आहे, ज्याचे दाऊद सोबत संबंध आहेत आणि ती व्यक्ती भाजपच्या किंवा देवेंद्र फडणवीसांसोबत असते, पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात देखील उपस्थित असते, त्याचं उत्तर फडणवीसांनी द्यावं असं नवाब मलिक म्हणाले। एक छोटासा ब्रेक घेऊन आपण लगेच परत येऊयात। पाहत राहा मुद्दा महाराष्ट्राचा। ब्रेकनंतर स्वागत मुद्दा महाराष्ट्राचा मध्ये महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची आणि या संपादरम्यान मंत्रालयासमोर एसटीचे कर्मचारी आंदोलन करतायत। या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या टोल नाक्यांवर पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे। थेट जाऊयात, आमचे प्रतिनिधी विशाल पाटील आपल्या सोबत आहेत। विशाल, काय चित्र आहे जिकडे तिकडे? राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू झालेला आहे। अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना अडवलं जात आहे। मानखुर्द या ठिकाणी राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांना अडवण्यात आलेलं आहे आणि ते आपल्यासोबत आहेत। खरं तर अनेक कर्मचाऱ्यांचं निलंबन केलं जात आहे, डेपोतनं कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे, तुम्हाला या ठिकाणी थांबवलं गेलं आहे। हा कुठेतरी संपावरती दडपशाही केली जाते। मला वाटतं जुलमी पद्धतीनं हे सरकार आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे। कारण आपण गेल्या काही दिवसातल्या सरकारच्या जर गतिविधी ह्या बघितल्यात तर त्यांना त्या ठिकाणी सेवा समाप्तीची नोटीस पाठवणं,
त्याच्यानंतर कोर्टाच्या माध्यमातून धाक देऊन त्या ठिकाणी आता 376 लोकांना निलंबित करणं, मला वाटतं अशा पद्धतीनं या देशामध्ये कधीच आंदोलन चिरडलं गेलं नाही. आणि मला वाटतं आपण कर्मचाऱ्यांचं अशा पद्धतीनं आंदोलन चिरडणं हे योग्य नाही आहे. कर्मचाऱ्यांची साधी मागणी आहे की आमचं महामंडळ हे शासनामध्ये विलिनीकरण करावं आणि आम्हाला त्या ठिकाणी जगण्याचा नीट अधिकार द्यावा. आणि याच्यामध्ये टोलवाटोलवीची भूमिका सरकारची सुरू आहे आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं आता आंदोलक कोणाचं ऐकायला तयार नाहीत. आज ना ते त्यांच्या युनियनचं ऐकत, ना नेत्यांचं ऐकत, ना कुठल्या पक्षाचं ऐकत. त्यांनी आता हे आंदोलन हातात घेतलं आहे आणि करो या मरोची लढाई त्यांनी या ठिकाणी उभारली. आणि मला वाटतं 39 बळी गेल्यानंतर, आत्महत्या झाल्यानंतर आता तरी सरकारनं जागा व्हायला पाहिजे. राज्यभरातनं कर्मचारी जे आहेत हे मुंबईच्या दिशेने येत आहेत. आझाद मैदानमध्ये काही कर्मचाऱ्यांना पोलीस सोडत नाहीत, अनेकांचा नाश्तासुद्धा झालेला नाही आहे. अशातच त्यांची अशी भूमिका आहे की काहीही झालं करो या मरोची ही लढाई आहे, आत्महत्या करू अशा प्रकारची विधानं येतात. कशा प्रकारचं आव्हान कराल, कारण का टोकाचा निर्णय कुठेतरी ST कर्मचारी घेतात? मला आता भीती ही वाटते की उद्या अन्नत्याग या ST कर्मचाऱ्यांनी केला. एक तर ते कालपासून चालत आले, जागरण झालेली आहेत आणि आता जर त्यांनी काय खाल्लं नाही आणि जर काही विपरीत जर त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला आणि त्यातनं काही नको ते झालं तर मला वाटतं आणखी त्या ठिकाणी धोकादायक चित्र उभं राहू शकतं. आणि मला वाटतं सरकारने याचा विचार करावा, कारण सरकार या गोष्टीकडे लक्ष देत नाही. आज कर्मचारी आपल्या जीवनाला पण कंटाळलेले आहेत आणि मला वाटतं एवढ्या टोकाला आल्यानंतर सरकारनं त्या ठिकाणी कुठलाही अहंकार प्रतिष्ठेचा विषय न करता न्याय द्यावी अशी माझे हात जोडून सरकारला विनंती. प्रश्न जो मागणीचा आहे विलिनीकरणाचा, 6 आठवड्यांचा कालावधी परिवहन मंत्र्यांनी मागितलेला आहे. तुम्ही विधान परिषदेचं कामकाज बघता, सगळ्या गोष्टीत हे शक्य आहे का? याच्यात अशी तरतूद करणं किती दिवसांमध्ये शक्य होऊ शकतं किंवा एक वेगळं अधिवेशन घेऊन याच्या बाबतीत निर्णय होऊ शकतो का ताबडतोब? हे बघा, सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर सगळं शक्य होतं. त्याच्यामुळे इच्छाशक्ती सरकारची असायला पाहिजे. सरकारने सांगायचं ना पहिलं, होय आम्ही विलिनीकरण करायला तयार आहोत, तथापि आर्थिक जे काय गणित बसवायचं आहे त्याच्यासाठी सगळ्यांची समिती नेमा ना. मंडळ प्रॉफिटमध्ये कसं आणावं, पैसे कुठून कसे उभे करायचे, याच्यानंतर चर्चा होऊ शकते ना. आज त्यांना विश्वास पाहिजे कर्मचाऱ्यांना की त्यांचं विलिनीकरण करतोय, मग त्यांचा राग शांत होईल ना आणि मग टप्प्याटप्प्याने मार्ग काढा. तुमच्या समित्यांवर सरकारचा विश्वास राहिलेला नाही लोकांचा. आपल्यासोबत सदाभाऊ खोत सुद्धा आहेत. तुम्हाला या ठिकाणी अडवले किती ST कर्मचारी तुमच्या सोबत आलेले आहेत? अनेकांना अडवण्यात आले. राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळजवळ 50,000 ST कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी अडवलेलं आहे आणि सनदशीर मार्गानं हा कर्मचारी आझाद मैदानावरती जाऊन आंदोलन करणार होता, परंतु आंदोलन मोडून काढायचं हा चंग सरकारनं मागितलेला आहे. आणि या राज्याचे परिवहन मंत्री हा मुळातच क्रूर क्रम आहे, कारण नारायण राणेंच्या अटकेवेळी आम्ही बघितलं की वडा त्याला बाहेर काढा, आत घाला, त्यामुळं हा क्रूर कर्म हे करणार होता याची आम्हाला जाणीव होती. परंतु ST कामगारांनी स्वयंस्फूर्तीनं हा संप बंद पुकारलेला आहे आणि ही सगळी लेकरं शेतकरी, शेतमजूर, बाराबुलतेदारांची आहेत. यांना आम्ही एकटं कसं या ठिकाणी अडवलेलं आहे? विशाल, आपण पुन्हा याकडे येऊयातच. प्रवीण दरेकर आणि सदाभाऊ खोत यांना देखील तिथे अडवण्यात आलेलं आहे आणि इतर STच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा. त्यामुळे यांनी आरोप केलाय की सरकारची ही दडपशाही आहे. तर हे आंदोलन नेमकं पुढे कसं जातं याकडे आपलं लक्ष असेलच. अगदी एका छोट्याशा ब्रेक नंतर लगेच परत येऊयात. ब्रेकनंतर तुमचं स्वागत. संपूर्ण राज्यभरात STच्या कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन किंवा संप आता आणखी चिघळतोय. आज तर मुंबईतल्या मंत्रालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचं ठरवण्यात आलंय आणि या मोर्चामध्ये काही राजकीय नेते मंडळी सुद्धा आहेत. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर हे देखील आहेत. मात्र मानखुर्दमध्ये किंवा इतर ठिकाणी या सगळ्या संपकऱ्यांना त्या ठिकाणी अडवण्यात आलंय. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा मुंबईमध्ये आहे.
टोलनाक्यावरती प्रत्येक गाडीची कसून चौकशी होतीये आणि एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना जे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईमध्ये या मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी येत आहेत त्यांना देखील तिथल्या तिथे अडवलं जात आहे। त्यामुळे विरोधकांनी एक प्रकारे असा आरोप केलाय की हे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन चिरडण्याचा किंवा दडपण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे। वेळ झाली आणखी एका छोट्याशा ब्रेकची। इतरही सगळ्या बातम्यांचे अपडेट पाहूयात ब्रेक नंतर। पाहत राहा न्यूज 18 लोकमत। ब्रेक नंतर स्वागत। तर एसटीचे कर्मचारी मंत्रालयासमोर आंदोलन करणार आहेत आणि या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या टोल नाक्यांवरती पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे। एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना टोल नाक्यावरतीच अडवलं जात आहे। भाजपचे नेते सदाभाऊ खोत यांना देखील मानखुर इथे अडवण्यात आलंय। तिथे रस्त्यावरच कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केलंय। विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर सुद्धा तिथे पोहोचलेले आहेत आणि रस्त्यात बसून हे असं ठिय्या आंदोलन मानखुरमध्ये तर टोल नाक्यांवरती प्रत्येक गाडीची कसून चौकशी होतीये। तर विलिनीकरणाशिवाय आम्ही या संपातून माघार घेणार नाही असा पवित्रा एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेला आहे। या आंदोलनाचे सगळे अपडेट तुम्हाला न्यूज 18 लोकमत वरती पाहायला मिळतील। तुर्तास या बातमीसोबत मुद्दा महाराष्ट्राचा मध्ये इथेच थांबतोय। नमस्कार।